नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में और मैं हूं आपके साथ आपकी साथी बबीता। भारत भूमि वीरों की जननी है। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम ने जाने ऐसे कितने वीरों को जन्म दिया है जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं की। उनमें से एक था लाल बाल पाल का त्रय। लाल मतलब लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी अथवा शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। लाला लाजपत राय स्वतंत्रता संग्राम के वो महान सेनानी थे जिन्होंने देश भर के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था और बेखौफ होकर अपने प्राणों की आहुति दी थी। लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में धूदिके में हुआ था। उनके पिता सरकारी स्कूल में उर्दू के अध्यापक थे। लाला लाजपत राय स्वामी दयानंद सरस्वती जी से काफी प्रभावित थे। उनके साथ मिलकर उन्होंने आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया। आर्य समाज के सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने दयानंद कॉलेज के लिए कोष इकट्ठा करने का काम भी किया। उन्होंने डीएवी कॉलेज पहले लाहौर में स्थापित किया। इसी के साथ हिसार में लाला जी ने कांग्रेस की बैठकों में भाग लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। इस दौरान पंजाब में स्वदेशी वस्तुएं अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने का अभियान भी छिड़ा, जिसमें उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ हिस्सा लिया। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था तो लाला जी ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों से हाथ मिला लिया और अंग्रेजों के इस फैसले का जमकर विरोध किया। इन तीनों की जोड़ी लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध थी। 3 मई 1907 को अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें रावलपिंडी में गिरफ्तार कर लिया। रिहा होने के बाद भी उन्होंने अपना स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। इसी वर्ष लॉर्ड मोरले मिंटो ने उन्हें एक राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए सजा के तौर पर बर्मा निर्वासित कर दिया। उनके निर्वासन पर देश भर में प्रतिवाद उठ खड़े हुए। उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न मिल पाने पर उन्हें 6 महीने में ही रिहा कर दिया गया। कुछ समय बाद लाला जी यूएस गए। वहाँ पर उनकी भेंट सिख समुदाय के लोगों से हुई। उन्होंने वहाँ के जनमत को अपने अनुकूल बनाने का भी सराहनीय प्रयास किया। उन्होंने अमेरिका पहुंचकर वहाँ के न्यूयॉर्क शहर में अक्टूबर 1917 में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नाम से एक संगठन की स्थापना की और यंग इंडिया नामक मासिक पत्र भी निकाला। इसी दौरान उन्होंने भारत का इंग्लैंड पर ऋण, भारत के लिए आत्मनिर्णय पुस्तकें लिखी जो यूरोप की प्रमुख भाषाओं में अनुवादित हो चुकी हैं। लाला जी परदेश में रहकर भी अपने देश और देशवासियों के उत्थान के लिए काम करते रहे। 1919 में वो भारत वापस आए और उस वर्ष उन्होंने कांग्रेस पार्टी का एक सत्र आयोजित किया जिसमें गैर सहकारिता आंदोलन की नींव बोई गई। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें 1921 से 1923 तक दोबारा जेल में बंद कर दिया। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन लागू किया जो कि देश की राजनीतिक हालत का विवरण देता था। ये कमीशन जॉन साइमन की अध्यक्षता में लागू हुआ था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय को शामिल न करने पर देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया। अंग्रेजों को देश भर में व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा। 30 अक्टूबर 1928 को ये कमीशन जब लाहौर आया तो लाला जी ने उसका अहिंसात्मक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने प्रतिक्रिया में हिंसक रूप अपनाया और सुप्रिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने विरोधियों पर लाठी चार्ज करने का आदेश दिया। साइमन वापस जाओ! साइमन वापस जाओ! साइमन वापस जाओ! साइमन गो बैक! साइमन गो बैक! लाला जी! लाला जी! लाला जी! लाला जी! The old man! He's the leader! Get him! Go back! Go back!
पुलिस के इस आक्रमण में लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। वो इन जख्मों से कभी उभर नहीं पाए और अंततः 17 नवंबर 1928 में उनका देहांत हो गया। लाला जी की मृत्यु का मुद्दा जब संसद में उठा तो अंग्रेजी सरकार ने उनकी मौत की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। इस घटना से उनके साथ ही भगत सिंह इतने आहत हुए कि उन्होंने राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर स्कॉट को मारने की योजना तैयार की। लेकिन गलतफहमी में उन्होंने स्कॉट के बदले सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स को मार दिया। अपने अंतिम भाषण में लाला जी ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। लाला जी को श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, भारत के आकाश पर जब तक सूर्य का प्रकाश रहेगा, लाला जी जैसे व्यक्तियों की मृत्यु नहीं होगी, वो अमर रहेंगे। चलिए आज हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते उनके प्रयासों के लिए उनको धन्यवाद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रोताओं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक आर्मी ऑफिसर 90 वर्ष की आयु में भी अपने पद पर कायम रह सकता है? आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की बात कर रहे हैं जिन्हें अपने कर्म क्षेत्र में पहला व्यक्ति होने का गौरव मिला है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा यानी कोंडनडेरा मडप्पा करियप्पा की। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया था कि वो 90 से ज्यादा वर्ष की उम्र में सैन्य अधिकारी थे। दरअसल वो सेवानिवृत्त होने के बाद फील्ड मार्शल बने थे, लेकिन देश का फील्ड मार्शल कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है, इसीलिए वो सेना में आजीवन सेवा करते रहे। उनका जन्म 28 जनवरी 1899 में तत्कालीन कुर्ग रियासत में हुआ। करियप्पा साहब की स्कूली शिक्षा सेंट्रल हाई स्कूल मडिकेरी में हुई। उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में की। यहाँ पढ़ाई के अलावा उनकी रुचि खेलों की तरफ हुई, जहाँ उन्होंने पढ़ाई और खेलों में समान रूप से अपनी प्रतिभा दिखाई। हॉकी और टेनिस उनके प्रिय खेल थे, जिन्हें वो पूरी ऊर्जा से खेलते थे। खेलों के अलावा उनकी अभिरुचि संगीत की तरफ भी थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राजनीतिज्ञों ने अंग्रेजी सरकार से भारतीयों को भी सेना में कमीशन देने की मांग रखी, जिसके चलते करियप्पा साहब को काफी कड़ी परीक्षा से गुजरने के बाद कमीशन्ड अधिकारी के रूप में चुनिंदा भारतीय होने का गौरव प्राप्त हुआ। 1919 में उन्हें किंग्स कमीशन इंडियन ऑफिसर के पहले बैच में प्रवेश मिला। उन्हें 1922 में सेकंड लेफ्टिनेंट, 1923 में लेफ्टिनेंट और 1927 में कैप्टन का रैंक मिला। उनके इस बैच में कई ऐसे अधिकारी थे जो बाद में पाकिस्तान में बड़े ओहदों पर रहे, जिसमें पाकिस्तान के स्वघोषित फील्ड मार्शल और राष्ट्रपति अयूब खान भी रहे। इस संदर्भ में करियप्पा साहब के एक सच्चे सैनिक होने का प्रमाण मिलता है। जब 1965 की भारत पाक लड़ाई में उनके फौजी बेटे KC करियप्पा, जो कि भारतीय वायुसेना में एक पायलट थे, को पाकिस्तान में युद्ध बंदी के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया। जब अयूब खान को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने करियप्पा साहब को फोन किया और बताया कि एक पुराने कलीग होने के नाते वो उनके बेटे को आम युद्ध बंदी की तरह न रखकर विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन करियप्पा साहब ने उनके इस प्रस्ताव को नम्रता पूर्वक ठुकरा दिया और कहा कि सभी भारतीय सैनिक मेरे बेटे के समान हैं, इसीलिए वो अपने बेटे के लिए कोई अलग से सुविधा नहीं चाहते। करियप्पा साहब को राजपूत इन्फेंट्री रेजिमेंट में परमानेंट किया गया, यानी ये रेजिमेंट उनकी होम रेजिमेंट बनी। वो पहले भारतीय थे जिन्हें 1933 में क्वेटा के स्टाफ कॉलेज में कोर्स करने के लिए चुना गया।
करियप्पा साहब 1941 से 1942 में इराक और 1943 से 1944 में बर्मा में कार्यरत रहे। वो पहले भारतीय थे जिन्हें किसी मिलिट्री यूनिट को कमांड करने का अवसर मिला। 1944 में उन्होंने बर्मा से जापानियों को बाहर निकालने के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की, जिस पर उन्हें ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का प्रतिष्ठित ओहदा मिला। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब उन्हें सैन्य संपत्ति का बंटवारा करने का काम सौंपा गया। Early in January 1947, I was one of the 2 brigadiers who were sent to Imperial Defence College in London to study. We just came to ICS officers. There were 4 of us there. We thought the division, then there was a suggestion that the army would be divided also, and they put a division. And I said that everywhere I went, there were 2 major operations. One is major operations, political division of the country, and 2 division of the army. It was heartbreaking to have the army broken up, but I said army should be kept intact, unbroken, undivided, until the political division is over. I never once said, I had never in all my life, from the beginning until now, have been in support of army rule in a democracy. 1947 की भारत पाक लड़ाई में उन्हें वेस्टर्न कमांड की बागडोर दी गई और उनकी कमांड में भारतीय सेना ने जोजिला और कारगिल को पुनः अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने अपनी ऊर्जा, मेहनत और रणनीति से विजय प्राप्त की। 15 जनवरी 1949 को उन्हें भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किया गया और उन्होंने सर रॉय बुचर का स्थान लिया। करियप्पा जी ने 29 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा की और 1953 में सेवानिवृत्त हो गए, जिसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का उच्चायुक्त बनाया गया, जहां वो 1956 तक कार्यरत रहे। भारतीय सेना में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 87 वर्ष की उम्र में 14 जनवरी 1986 को सेना के सर्वोच्च पद फील्ड मार्शल से सम्मानित किया। 15 मई 1993 को बंगलौर में भारतीय सेना के इस वीर सिपाही का निधन हो गया। आज उनकी जयंती पर इस सेना नायक को नमन। चुनौती एक ऐसा शब्द है जो इंसान से असंभव कार्य भी संभव करवा देती है। इंसान अपने अंदर की असामान्य शक्ति को, जो खुद सामान्य परिस्थिति में बाहर न निकली हो, चुनौती द्वारा साकार कर देता है। हम बात कर रहे हैं पंडित जसराज जी की, जिनका आज जन्मदिन है। आज पंडित जसराज शास्त्रीय गायन के बहुत बड़े दिग्गज माने जाते हैं। वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मेवाती घराने से ताल्लुक रखते हैं। पंडित जसराज जी का जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के मेवात क्षेत्र के हिसार शहर में हुआ था। उनके पिता मोतीराम खुद मेवात घराने के एक बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जिस दिन उन्हें निजाम ओस्मान अली खान के दरबार में राज्य संगीतकार नियुक्त किया जाना था, उसी दिन उनका देहांत हो गया। जसराज जी उस वक्त मात्र 4 वर्ष के थे। जसराज जी को गायन का परिचय उनके पिता ने करवाया था। उनके देहांत के बाद जसराज जी के बड़े भाई मणिराम ने उन्हें प्रशिक्षण दिया। वो खुद को आर्थिक रूप से समर्थ करने के लिए मणिराम जी के संगीत कार्यक्रमों में बतौर तबला वादक शामिल होते थे। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रण लिया कि जब तक वो शास्त्रीय गायकी नहीं सीख जाएंगे, तब तक वो अपने बाल नहीं कटवाएंगे। जसराज जी ने हवेली संगीत का प्रशिक्षण विख्यात हिंदुस्तानी गायक महाराज जयवंत सिंह वाघेला से लिया। श्रोताओं, उस समय गुरु शिष्य का संबंध इंसान भगवान के संबंध जैसा हुआ करता था। कहा जाता है कि 1960 में एक बार जसराज जी बीमार पड़े बड़े गुलाम अली खां से मिलने अस्पताल पहुँचे। वहाँ गुलाम अली साहब ने उन्हें अपने अधीन प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव दिया।
लेकिन जसराज जी ने ये कहकर उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया कि वो पहले से ही अपने बड़े भाई मणिराम से प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनके गायन में पाया जाने वाला शुद्ध उच्चारण और स्पष्टता मेवाती घराने की ख्याल शैली की विशिष्टता को झलकाता है। उन्होंने बाबा श्याम मनोहर गोस्वामी महाराज से हवेली संगीत पर तालीम लेकर कई नवीन बंदिशों की रचना भी की है। जसराज जी ने एक प्राचीन शैली की मूर्छना पर आधारित एक नवीन और अनोखी जुगलबंदी की रचना की, जिसका नाम उन्होंने जसरंगी रखा। इसमें एक महिला और एक पुरुष गायक अपने अपने सुर में भिन्न रागों को एक साथ गाते हैं। ओम श्री जसराज जी ने शास्त्रीय गायकी की तालीम बहुत लोगों को प्रदान की है। अपने पिताजी की याद में जसराज जी हर वर्ष हैदराबाद में पंडित मोतीराम, पंडित मणिराम संगीत समारोह आयोजित करवाते हैं। 1962 में जसराज जी ने फिल्म निर्देशक वी शांताराम की बेटी मधुरा से विवाह रचाया। उनकी बेटी दुर्गा जसराज टीवी एंकर रह चुकी हैं। संगीतकार जतिन ललित जसराज जी के भतीजे और पार्श्व गायिका सुलक्षणा पंडित उनकी भतीजी हैं। आज संगीत के इस गुरु का एक राग सुनकर हम उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां अर्पित करते हैं। जा जा रे पागल मनवा, जा जा रे पागल मनवा, पागल मनवा, जा जा रे पागल मनवा, तेरी कौन सुने किसको परवाह, तेरी कौन सुने किसको परवाह, जा जा रे पागल पागल मनवा, मनवा जा जा। Born to remember, born to remember। संगीत की तरंगों का और अणुओं के विखंडन से निकली तरंगों का क्या आपस में कोई संबंध हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन सच बताएं तो एक संबंध है, और वो है 1974 में पोखरण में हुए देश के पहले अणु परीक्षण के नायक राजा रमन्ना जी का। राजा रमन्ना देश के शीर्ष वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक संगीत के प्रेमी भी थे। अगर वो वैज्ञानिक नहीं होते तो एक श्रेष्ठ संगीतकार होते। राजा रमन्ना जी देश की उस वैज्ञानिक परंपरा की एक कड़ी हैं जो होमी जहांगीर भाभा से शुरू होती है। अपने समय में अणु विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र था जिसकी तकनीक कोई भी देश अन्य देश को देने के लिए तैयार नहीं था, और हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी लगन और ज्ञान से इसे हासिल कर कई उपलब्धियां अर्जित की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वैज्ञानिकों की वो पौधशाला थी जिसके माली डॉक्टर भाभा थे और जिसने देश को कई श्रेष्ठ वैज्ञानिक दिए। डॉक्टर रमन्ना का जन्म आज ही के दिन यानी 28 जनवरी 1925 को कर्नाटक के टुमकुर में हुआ। डॉक्टर रमन्ना अपनी माताजी श्रीमती रुक्मणी अम्मा से बहुत प्रभावित थे। वो एक बहुत अच्छी पाठक थीं तथा साहित्यिक पुस्तकों को पढ़ने की शौकीन थीं। वो अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों भाषाओं की जानकार थीं और कन्नड़ में कविताएं भी रचती थीं। डॉक्टर रमन्ना की शुरुआती शिक्षा मैसूर और बेंगलौर में हुई। बेंगलौर के सेंट जोसेफ स्कूल से इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने
ताम्रम के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। यहाँ उन्होंने बीएससी के साथ साथ म्यूजिक में बीए की डिग्री भी ली। उनकी संगीत की अभिरुचि जीवन भर जारी रही और फुर्सत के क्षणों में वो इसका मजा लेते थे। कॉलेज से बीएससी ऑनर्स की डिग्री लेने के बाद वो उच्च शिक्षा के लिए लंदन के क्वींस कॉलेज में आणविक भौतिकी की पढ़ाई करने चले गए। 1948 में उन्हें वहां से पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई। डॉक्टर रमन्ना डॉक्टर भाभा से बहुत प्रभावित थे। ट्रिनिटी कॉलेज से म्यूजिक के एग्जामिनर के रूप में आए डॉक्टर एल्फ्रेड मिस्तोस्की ने उनसे रमन्ना जी का परिचय कराया। डॉक्टर भाभा से उनका ये परिचय भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। 1947 में लंदन में दोनों की एक मुलाकात में डॉक्टर भाभा ने उन्हें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में शामिल होने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बाद ज्वाइन करने की हामी भरी। डॉक्टर रमन्ना इस इंस्टीट्यूट में 1949 में आए। ये तब का समय था जब ये इंस्टीट्यूट देश भर के साइंटिस्ट का केंद्र बनकर उभर रहा था और इसमें श्रेष्ठ वैज्ञानिक शामिल हो रहे थे। 4 अगस्त 1956 को जब देश का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किया गया तो डॉक्टर रमन्ना भी उस टीम में शामिल थे। डॉक्टर रमन्ना को देश का फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। वो 4 दशकों तक देश के विभिन्न आणविक प्रोग्राम से जुड़े रहे। उन्होंने भारतीय सेना के लिए हथियारों के निर्माण के लिए भी कार्य किया। देश के विज्ञान के विकास में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें कई संस्थानों की जिम्मेदारी दी गई। डॉक्टर रमन्ना की देश के प्रति सेवाओं को देखते हुए उन्हें अनेक सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी शामिल हैं। 24 सितंबर 2004 को इस महान वैज्ञानिक का मुंबई में निधन हो गया, लेकिन उनकी छोड़ी विरासत को देश लंबे समय तक सहेज कर रखेगा। देश को विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाले इस वैज्ञानिक को आज उनकी जयंती पर नमन। तो अब अपनी दोस्त बबीता जैन को दीजिए इजाजत। मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमां। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,